Hello everyone, this is Jyoti here and I heartily welcome to you all on your own channel that is Follow Your Passion, and today I am here with the new topic that is environment and natural resources, and it's very concerned and important topic for everyone. And today we are focusing here for the board class, that is 12th class. And in 12th class in political science as well as in economics, this is the chapter, second last chapter of the political science and second last chapter of the economics. So why we are including environment in the political science and economics? Firstly, try to raise the questions when you are start any concept, any topic, try to raise the questions. The first question that is arised, why we are including environment in political science as well as economics? हमने इसको क्यों इंक्लूड किया पॉलिटिकल साइंस में भी और इकोनॉमिक्स में भी? रीजन इज दैट कि पॉलिटिकल साइंस में इसको इन्वॉल्व करने का रीजन है कि एनवायरनमेंट जो कंसर्न है, जो इश्यूज हैं, दैट वाज ऑन द ग्लोबल लेवल, वो ग्लोबल लेवल पर हैं। और इकोनॉमिक्स में भी एनवायरनमेंट को इंक्लूड करने का रीजन यही है, ये रीजन है कि मनी जो है, वी आर गेटिंग मनी कहाँ से आ रही है? डेवलपमेंट, जितना कोई भी कंट्री डेवलप कर रही है अपने आप को और डेवलप कर रही है, इट मींस इंक्रीज देयर टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इन सब की वजह से द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक में इसीलिए डाला गया है, पॉलिटिकल में कि ये कोई किसी एक कंट्री का इशू नहीं है, दैट इज द ग्लोबल इशू। ये सभी कंट्रीज के लिए कॉमन इशू है। और क्यों है ये कॉमन इशू? इन 4 कंसर्न से देखिए, एनवायरमेंटल 4 कंसर्न है हमारे इकोनॉमिक बेसिस पे भी और पॉलिटिकल बेसिस पे भी कि कल्टीवेबल लैंड हैव डिक्रीज्ड इन एरिया। इट्स अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न कि जो कल्टीवेटेड लैंड है दैट इज डिक्रीज्ड डे बाय डे। सपोज दिस इज आवर कल्टीवेटेड लैंड, बहुत अच्छी मिट्टी है यहाँ की, फर्टाइल सोइल है, बट ड्यू टू द डेवलपमेंट सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन केम हियर, यहाँ पर कोई अच्छी सी इंडस्ट्री आई तो मार्केट आई, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। सो प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब कोई भी डेवलपमेंट होती है तो हमारे एनवायरनमेंट पे में भी नेगेटिवली इफेक्ट होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको एक ग्लोबल इशू बनाया गया है कि सभी कंट्री मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, उसको बचा सकें। सेकेंड वन इज असेस टू सेफ वाटर। इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग इशू कि हमारे लिए सेफ वाटर ही नहीं है, प्योर वाटर नहीं है पीने के लिए, पोर्टेबल वाटर वी डोंट हैव। डिफोरेस्टेशन फिर से एक रीजन है कि अपने डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, इवन ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सबके लिए ही डिफोरेस्टेशन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ओजोन होल, इट्स अ बिग इशू। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ओजोन में होल होने का जो डेंजर है ये सब बहुत बड़ा है, क्योंकि ओजोन में अगर होल हो जाता है वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द यूवी रेज, जिससे कि हमें ओजोन लेयर बचाती है, तो वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगा, इवन एनिमल्स को भी करेगा। एक्सटिंक्ट जो हो रही है हमारी स्पीसीज एनिमल्स की, वो भी एक रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हमारी ओजोन जो है लेयर वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से वो है हमारे एनिमल्स को बहुत डेंजर है, जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। इट्स अ कॉमन टॉपिक इन द पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का इंक्रीज होना ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, ड्यू टू द लैंड एक्टिविटीज। तो इसके इफेक्ट होते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, नेचुरल डिजास्टर आने का खतरा, ट्रॉपिकल डिजीज, इट्स ऑब्वियस। इफेक्ट ऑन द एनिमल्स एंड सीजन्स पे इफेक्ट होना एनिमल्स पे, अभी मैंने आपको बताया इन द ओजोन होल में कि एनिमल्स पे भी इसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ता है कि वो डेंजर में आ जाते हैं, वो बहुत ही उसमें गर्मी में रह नहीं पाते हैं। डिफोरेस्टेशन की वजह से, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेंजर हैं एनिमल्स के लिए जिसकी वजह से इनकी स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं।
ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब सीजन आप खुद भी नोट कीजिए कि विंटर के कंपैरिजन में हमारी जो समर है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। समर सीजन ज्यादा होता जा रहा है और विंटर कम होता जा रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब के लिए दीज आर द कंसर्न, ये सब इंट्रोडक्शन है कि क्यों हमने इन टॉपिक्स को, इस एनवायरनमेंट को हमने इंक्लूड किया है इन सब्जेक्ट्स में, ताकि आप लोग अवेयर हों कि जो एनवायरनमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट, ये क्या है कि हम कैसे कोशिश करें। अब इस चैप्टर में आपको कंसर्न बताए गए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये कंसर्न है जो कि किस पे है, ग्लोबल लेवल पे है, नॉट ओनली फॉर अ सिंगल कंट्री, फॉर होल ग्लोब। ये सबके लिए उतना ही खतरा है जितना कि अपनी कंट्री के लिए। तो इसीलिए इसको ग्लोबल इशू बोला गया है और इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, देखिए हम नहीं कर सकते दैट वी आर नॉट यूजिंग द फर्नीचर। अब फर्नीचर यूज करेंगे तो उसके लिए वुड यूज होगी, वुड कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन से होगी। लेकिन बैलेंस करें, मैनेज कर सके चीजों को, ताकि अब भी जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल करते हुए हम अपने फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सके, थोड़ा कंजर्व कर सके। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इसी के लिए हमने क्या क्या किया और आगे क्या क्या कर रहे हैं हम, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज टोटली फैक्चुअल बेस्ड। इसमें कुछ समझने का या कुछ बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, ये बहुत फैक्चुअल है। इसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये किया गया था एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, उसके बाद ये किया गया, उसके बाद ये किया गया, आप कैसे अवेयर हो सकते हैं, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, तो ये सब इस चैप्टर में होगा। द फर्स्ट वन इज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 1972। 1972 में स्टॉकहोम, जो कि क्या है, कैपिटल है स्वीडन की, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जहां पर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स बैठे, उन्होंने डिस्कशन किया एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज पे। और यूएन जनरल असेंबली ने जून 5 को, कि जून 5 को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर। इससे क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस होगी, लोग अवेयर होंगे अबाउट द एनवायरनमेंट, उनको एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा पता चलेगा, वो कंसर्न होंगे, एटलीस्ट साल में एक दिन वो एनवायरनमेंट डे मनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो टू इंक्रीज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, क्या डिसाइड किया यूएन जनरल असेंबली ने अंडर दिस कॉन्फ्रेंस कि हम जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर। उसके बाद क्रिएट की गई, एक बनाई गई नई जनरल असेंबली, नई यूनाइटेड नेशन बनाई गई, एक बॉडी बनाई गई टू कोऑर्डिनेट द एनवायरमेंटल एक्टिविटी, कि जो जितनी भी एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटी होंगी ना, इनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, एक अलग बॉडी होगी, वो उसको कोऑर्डिनेट करेगी, संभालेगी सारी एक्टिविटीज को, दैट इज यूएनईपी। और वो उसका नाम क्या रखा गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कि जो भी कोऑर्डिनेट करना होगा एनवायरमेंटल एक्टिविटीज का तो वो ये बॉडी संभालेगी, यूएनईपी। दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस 1972। ये इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था और इसके बाद बहुत सी अवेयरनेस बढ़ी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर। उसके बाद सेकेंड वन आता है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट इन 1983। इस हमारी डेवलपमेंट जो कमीशन बनी, इसको हमें अलग नाम भी दिया था और हमने इसको बोला था ब्रुडेंट-लैंड कमीशन, ब्रुडेंट-लैंड कमीशन। अब इसको ब्रुडेंट-लैंड कमीशन क्यों कहा गया था, कि जो हमारा लैंड है उसको डिग्रेड होने से बचाएगी ये कमीशन, और एनवायरनमेंट में जो हमारा फर्स्ट कंसर्न है लैंड, उसको लेकर उस पर ये काम करेगी ये कमीशन, एनवायरनमेंट को भी देखेगी और उसके डेवलपमेंट पे भी काम करेगी। वर्ल्ड कमीशन पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली फॉर द सिंगल कंट्री, वर्ल्ड की कमीशन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज होंगी, लैंड एक्टिविटीज होंगी, उनको भी देखेगी और उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। और इन्होंने अपना काम करते हुए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हमें आज
प्रेजेंट में दुखी करके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाया जा रहा। बैलेंस करना चीजों को कि आज भी हमें प्रॉपर मिले और कल के लिए भी हम प्रॉपर बचा सकें, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हमारे WCED ने, और जो कि आपका चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। So they published their report Our Common Future के नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जो कि की गई थी 1987 में, और इन्होंने कहा हमारा कॉमन फ्यूचर क्या है, हरा भरा है, बिल्कुल ग्रीन है, क्योंकि ये हमारा किस पे काम कर रहे थे, लैंड डिग्रेडेशन पे, कि लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाएं। आफ्टर दैट डिस्कस अबाउट द रियो समिट 1992। एनसीईआरटी किसके बारे में बात करता है, रियो समिट, जो कि रियो कहाँ है, हमारा ब्राजील में, और वहां पर एक समिट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। इसको क्या कहा गया था, दैट वाज आल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट। जैसे हमारे WCED को क्या कहा गया था, ब्रूडेंट लैंड कमीशन कहा गया था, इसी तरह से रियो समिट को अर्थ समिट कहा गया था। एंड द वर्क ऑन द ओजोन डिप्लेशन, ये किस पे वर्क कर रही थी, ओजोन वाले इशू पे वर्क कर रही थी। और रियो समिट के टाइम पे दो बहुत बड़े कंफ्लिक्ट हुए थे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ globe. If we are talking about the globe, north and global south, जो ग्लोबल नॉर्थ की हम बात करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज थी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, और ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज थी जो कि डेवलपिंग कंट्री थी, डेवलप नहीं थी। तो ये कंट्री एक दूसरे को क्या कर रही थी, ये वाला पार्ट इनको ब्लेम कर रहा था ओजोन डिप्लेशन के रीजन कॉजेस के लिए, और ये वाला पार्ट साउथ वाला नॉर्थ वालों को कर रहा था। और किस बात पे कह रहे थे, नॉर्थ वाले कह रहे थे, ग्लोबल नॉर्थ वाले कह रहे थे कि जो ओजोन डिप्लेशन है वो साउथ की वजह से है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन में जा रही है। जबकि साउथ वालों का, जो डेवलपिंग कंट्रीज वाले लोग थे, साउथ पार्ट वाले, उनका कहना था कि नॉर्थ की डेवलपमेंट की वजह से वो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की इंक्रीमेंट के लिए वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज करके हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है और हमारे रिसोर्सेज को हम बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये हुआ था हमारे रियो समिट में, ये कंफ्लिक्ट आया था साउथ और नॉर्थ पार्ट में। इसके बाद एजेंडा 21 हमारे सामने आया अंडर द रियो समिट, द कंक्लूजन ऑफ द रियो समिट। एजेंडा 21 बनाया गया किसके लिए, कि किस तरह से ओजोन को डिप्लीट होने से बचाएंगे, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 कॉन्फ्रेंसेज और वी कैन से समिट की सॉल्यूशन निकाले गए कुछ, कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।